हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का अपना जो लेक्चर है वो एकदम पहला लेक्चर है अपने चैनल का। तो हम जो ये शुरुआत करने जा रहे हैं अपने जियो केमिस्ट के 2025 का जो प्रीवियस ईयर का अभी जो 2025 का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसमें सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है जी। तो ये पेपर नंबर 2 जो प्री होता है आपका, और आपको पता है ये अपने 2 आवर देते हैं और 120 क्वेश्चन होते हैं। तो ये मॉडरेट लेवल एकदम थोड़ा सा जेई टाइप का सा पेपर रहता है, नीट और जेई मोर और लेस। तो आज हम लोग इसका देखते हैं और उसमें बेसिकली मैं आज सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने। कौन सी? इनऑर्गेनिक का पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद फिजिकल और फिर ऑर्गेनिक और फिर एनालिटिकल का भी अपन देखेंगे थोड़ा। ठीक है जी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमने लिए हैं अभी 25 में भी 2 महीने 1-1.5 महीने पहले ही एग्ज़ाम हुआ था। तो 1 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा क्या दिया हुआ है और प्रॉपर जो सोर्सेज हैं, कहाँ से क्वेश्चन पुट किया गया है, क्या है, कैसे है, वो सारे मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम एंड अदर वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज़ करेक्ट। मतलब जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसके लिए आपको पता है बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल होता है, उनके लिए पूछा है। ये स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे बात करी गई है, अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे तो वेव फंक्शन की बातें करी गई हैं। और वेव फंक्शन में भी कौन कौन से आपको पता है, 2 टाइप के वेव फंक्शन होते हैं, एक रेडियल और एक एंगुलर। तो यहाँ पे मैं एक साथ साथ में एक ब्लैंक स्लाइड भी ले लेता हूँ। आपको अच्छे से पता है जब भी हम वेव फंक्शन की बात करते हैं, डिटेल सॉल्यूशन होगा तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझते हुए जाइएगा। और फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी टाइप का तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं श्योर आपको आंसर देने का ट्राई करूँगा। तो वेव फंक्शन में आपको पता 2 पार्ट होते हैं, एक कौन सा अपने पास रेडियल पार्ट होता है एंड अनदर वन इज़ एंगुलर पार्ट। ठीक है जी। अब उसने पूछा है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हमें पता है रेडियल पार्ट तो बेसिकली जो आर, कैपिटल आर से हम लोग लिखते हैं, वो हमेशा एन और एल पे डिपेंड करता है। और जो ये अपने पास थीटा और फाई ये जो रहते हैं, ये एन एल एम वगैरह पे, मतलब बेसिकली एम एल वगैरह पे डिपेंड करते हैं ये, और एल पे, एन पे कम डिपेंड करते हैं। तो अब उसने क्या पूछा, हाइड्रोजनिक एटम के लिए पूछा है। अब भाई साहब एक बात बताओ आप, हाइड्रोजन एटम में, और वो भी किसके लिए पूछा, हाइड्रोजन एटम में हमारे पास पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल के लिए नहीं पूछा है, उसने पूछा है सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए? एस ऑर्बिटल के लिए। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो एस ऑर्बिटल के लिए पूछा है। अब एस ऑर्बिटल के लिए आप एक बात बताएं मेरे को, जो एल की वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो तो हमेशा फिक्स होती है, 0 होती है। और आपको पता है एस एक ही ऑर्बिटल होता है, सिंगल होता है। एम की वैल्यू भी हमेशा फिक्स होती है, उसके लिए 0 होती है। तो इन सब पे तो क्या ही डिपेंड करेगा, एस ऑर्बिटल दे दिया मतलब ये तो फिक्स हो गया। इसका मतलब एल और एम एल पे तो डिपेंड नहीं करेगा, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर और अपने पास जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन पे तो डिपेंड नहीं करेगा। तो बचा क्या, सिर्फ अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसी पे डिपेंड करेगा रेडियल पार्ट, इन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। और एंगुलर पार्ट पे, मतलब एंगुलर पार्ट पे बेसिकली डिपेंड ही नहीं करेगा, मतलब सिर्फ रेडियल पे डिपेंड करेगा जिसमें एन वगैरह आता है, और इसमें थीटा और फाई में हमारे पास सिर्फ एम एल और एल आते हैं। तो इसलिए इन पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि तो फिक्स्ड हो जाती है ना, इसलिए। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। तो देखिएगा पहला ऑप्शन ही आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर हाइड्रोजन एटम एस ऑर्बिटल इज इंडिपेंडेंट ऑन द रेडियल वेव फंक्शन। यस, रेडियल में एन आता है इसलिए डिपेंडेंट है ओनली, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगुलर वेव फंक्शन थीटा एंड फाई से इंडिपेंडेंट रहता है, क्योंकि उसमें एम एल और एल आता है जो कि फिक्स्ड रहता है। तो ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज। तो हमें पता है ये बेसिक, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नीट वगैरह में भी बार बार पूछा जाता है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट उसका सबसे ज़्यादा होगा जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा। तो एस, फिर पी, फिर डी और एफ। तो जनरल एक ऑर्डर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा एस का होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ठीक है, एस पी डी एफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। तो देखिएगा आपको पता है प्लेटिनम जो डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो हमें पता है निकल के नीचे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ऐसे पढ़ते हैं अपन। तो निकल के नीचे पैलेडियम, पैलेडियम के नीचे प्लेटिनम रहता है। अब अगर आप निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे सोचेंगे, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d8 और 4s2। अगर आप इस बेसिस पे आंसर करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, मतलब 4d और 5d। अगर आप 5d8 और 6s2 करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा इसका अलग है प्लेटिनम का, मैं बता भी दूंगा किन किन का अलग है। बेसिकली एनसीईआरटी में क्लियर कट दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मतलब
प्लेटिनम हो गया, इसके आगे भी और जो 4D 5D वालों को थोड़ा सा देखना कुछ कुछ एबनॉर्मल रहते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर क्लियर कट ये है अपने पास बी ऑप्शन। फिर अपन आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है द एलिमेंट विद द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब देखिएगा ये छोटा सा क्वेश्चन, मैंने आंसर लगाना भूल गया इसका। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है उसके लिए आपको बेसिकली क्या देखना है, जनरली हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिस स्पीसीज में, जिस ट्रांजिशन एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मेटल मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी होगी, और अगर मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी हुई तो उसका मतलब एटोमाइजेशन आगे करने के लिए अपने को डिफ़िकल्टी फील होगी। तो यहाँ पे जनरली अपने पास अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे आयरन की बात करूँ तो 3D6 होता है, तो Mn यहाँ पे सूटेबल आंसर जाएगा, D5 में है D5S2, Mn अपने पास सूटेबल आंसर जाएगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा वो है कन्फ्यूजिंग टाइप का सा है अपने पास, क्योंकि इसका मैंने आंसर भी नहीं लगाया। हाँ देखिएगा, एन एलिमेंट फॉर्म एन आयन इन दी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, एक आयन फॉर्म करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के तहत विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके ओके ओके, मैंने एक्चुअल में इस क्वेश्चन को यहाँ से रीड आउट कर लिया था पहले, इसी के लिए मैंने इसका आंसर नहीं लगाया था। तो अगर +4 में है, और +4 में क्या बन रहा है अपने पास, जेनोन, फिर 4f14 और 5d10, 4f14 और 5d10 अपने पास। अच्छा, तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, और मतलब पीरियड और ब्लॉक वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, बाकी मैं बता भी दूंगा आपको, लेकिन ये वाला आप मेरे को कमेंट करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, द मेटेलिक एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप विद द पीरियोडिक टेबल शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 6। ये अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप एंड द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक ग्रुप है, जैसे मान लो एक ग्रुप है, इसमें पहला एलिमेंट है A, B, फिर C, फिर और भी नीचे एलिमेंट है। तो जो ऊपर वाला है ना, वो तो अपने पास +3, मतलब इसकी स्टेबल तो +3 है, और जो लोअर वाले हैं वो 6 तक दिखाते हैं, +6 तक दिखाते हैं। ठीक है, और वो पूछा हमसे कि वो कौन से ग्रुप का मेटल है। हो सकता है कभी आपको इन फ्यूचर कौन से पीरियड का है ये भी पूछा जा सकता है। तो वैसे तो आंसर मैंने मार्क कर रखा है ग्रुप 6। अब 13, 15, 16 क्यों नहीं है वो भी मैं आपको आंसर दूंगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ पीरियोडिक टेबल की तरफ। देखिएगा यहाँ पे मैंने ऐड करी है पीरियोडिक टेबल। देखिए हमारे पास ग्रुप 6 और 13, 15, 16 ये आंसर दे रखे हैं। तो ग्रुप 6 को एक बार देखेंगे आप। ग्रुप 6 ये वाला है अपने पास, क्रोमियम वाला। अब आप एक बात बताएं, आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्रोमियम के लिए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 और +6। उसमें +3 वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पे ये +3 वाला तो क्रोमियम में होता ही है। लेकिन यहाँ पे करोड़ मोल वाले ऐसे अपन याद करते हैं, तो ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन के जो मोलिक्यूल होते हैं वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में मैं आपको दे सकता हूँ WMe6। आपने अगर डी ब्लॉक वगैरह या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक्स वगैरह पढ़ा है तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हैं। कौन सा? WMe6। ठीक है जी। P3D3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक इसकी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक इसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। तो W यहाँ पे ठीक है, और सेंट्रल एटम हो गया, और मिथाइल जो है उस पर 1 पे -1 चार्ज होता है तो +6 में है। ठीक है जी। तो ऊपर वाला +3 में ज़्यादा स्टेबल है, और नीचे जाते हैं तो +6 स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये एक करेक्ट आंसर है। फिर 13 में तो देखो बोरोन वाली फैमिली है, तो नीचे जाते थेलियम +1 में जाना चाहता है। फिर 15 में यहाँ पे बिस्मिथ +3 में जाना चाहता है। ये आपको पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट करके अपन पढ़ते हैं, तो यहाँ तो इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ तो नीचे से ऊपर से नीचे जाने पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होती जाती है। तो ये तो आंसर नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ग्रुप नंबर 6 हो जाएगा। और पीरियड की बात करता तो पीरियड अपने पास यहाँ पे किसका हो गया? नीचे वाले एलिमेंट की बात करूँ तो एलिमेंट का पीरियड तो हो गया 6th, और वैसे बात करूँ तो 4th, 5th, 6th पीरियड के एलिमेंट हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने बता दिया है क्या कैसे किया है। ये फाइल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द सल्फाइड आयन प्रेफर टू बाइंड, मतलब सल्फाइड आयन किसके साथ प्रेफर करेगा बाइंड करने के लिए। अब देखो सल्फाइड आयन को पहले देखो आप है क्या। तो सल्फाइड आयन जो अपने पास होता है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी का, HSAB प्रिंसिपल का। किसका? ये HSAB प्रिंसिपल का है। तो आपको पता होना चाहिए जो सल्फाइड है वो एक हमारे पास सॉफ्ट बेस है। कैसा है? सॉफ्ट।
तो ये सॉफ्ट एसिड के साथ जुड़ना चाहेगा, ये हमें पता है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक टेबल भी दिखा देता हूँ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की, तो देखें ज़रा। अच्छा वैसे देखते कैसे हैं वो भी बता देता हूँ यहाँ पे, अगर अपने पास जगह है तो इधर बता देता हूँ। देखिएगा अगर हमारे पास कोई भी कैटायन है, उस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा और उसका साइज जितना कम होगा, चार्ज ज़्यादा और साइज़ कम, अगर ऐसा हुआ ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वो कैटायन कैसा होगा आपके पास, हार्ड कैटायन। कैसा होगा बेटा, हार्ड कैटायन, ठीक है। और इसके रिवर्स हो रहा है तो सॉफ्ट। सिमिलरली अपने पास एनाइंस में है कि चार्ज ज़्यादा और साइज़ वगैरह उनका कम हुआ तो वो हार्ड कैटायन होंगे, सॉरी हार्ड एनाइन होंगे। इस तरीके से हार्ड बेस हो गए इनफेक्ट, और हार्ड कैटायन या फिर इसको क्या बोलो, हार्ड एसिड भी बोल सकते हो, हार्ड एसिड, ठीक है। ये जनरली कैटायन एनाइन को देखने की टेक्निक है। बाकी आप और जो चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं इस टेबल से आपको कुछ कुछ बताता हूँ। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए, जैसे हाइड्रोजन H प्लस है, इसका साइज़ बहुत छोटा, देखो एल्कली मेटल वगैरह है जो, इनका साइज़ बहुत छोटा है, इन पे चार्ज भी सफिशिएंट है, तो इसलिए ये सारे हार्ड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फिर अब देखिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट को आप देखें ज़रा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ से आपको दिख रहे होंगे, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, ये सब हैं। और वहीं आप देखेंगे लेटर ऑन जो अपने पास है, जिसमें D9 या D10 वाले हैं, देखो कॉपर प्लस, Ag प्लस, ये यहाँ पे ये जो है ये सॉफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो प्लेटिनम, पैलेडियम, कॉपर, ये थोड़ा सा सॉफ्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। वही जो अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हार्ड की कैटेगरी में रहते हैं, और लेटर ऑन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट की कैटेगरी में चल जाते हैं, बशर्ते उन पे चार्ज भी थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है जी, ऐसा है। और थोड़ा सा आपको दे रखा है तो इसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, तो एल्कली मेटल्स आयन तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये तो हमें पता है कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं अपने पास, ये हार्ड होते हैं, तो सॉफ्ट के साथ तो हार्ड नहीं जमेगा। एल्कलाइन भी, ये भी हार्ड की कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर दे रखा है लाइटर ट्रांजिशन मेटल आयन इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से कैटायन की हार्डनेस बढ़ती है। heavier transition metal ion in low oxidation state, this option is very very clear, very very accurate, so ये अपने पास करेक्ट आंसर चला जाएगा बिल्कुल। जो लेटर ऑन या हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेटर ट्रांजिशन एलिमेंट, और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी तो इनकी सॉफ्टनेस होगी, ये सॉफ्ट होंगे, और सॉफ्ट होंगे तो सल्फाइड भी एक सॉफ्ट है। सो सॉफ्ट इंटरेक्शन से हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड थ्योरी से जनरली आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। मैं कंक्लूड भी कर दूंगा कि बार बार क्या पूछा जा रहा है, ठीक है जी। चलिए, ये थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल मैंने आप लोगों के साथ में इधर दिखा रखी है, ठीक है, तो ये फाइल भी आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो अब अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो अपने को दे रखा है, पहला स्टेटमेंट है द आयनिक रेडियस ऑफ ए मेटल आयन इन ए गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑलवेज ए कांस्टेंट, ठीक है। एक गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट में कह रहा है कि जो आयनिक रेडियस है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, ये पहला अपने को दे रखा है, आएंगे इस पे। दूसरा कह रहा है इफ ए मेटल कैन फॉर्म कैटायन ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देन फॉर ए गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर इट्स आयोनिक रेडियस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल गलत बात है। हमें पता है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी उसकी रेडियस कम होती है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतनी ज़्यादा होती है। तो उसने कहा कि पॉजिटिव कैटायन फॉर्म कर रहा है। कैसा कर रहा है, कैटायन फॉर्म कर रहा है, मतलब कैटायन फॉर्म कर रहा है तो चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी रेडियस उतनी डिक्रीज़ होगी, हमें पता ही है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। ये आप ज़रूर ध्यान रखना हमेशा कि अगर एक कैटायन है, जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मेरे पास है ए एटम है, और एक तो मैंने इस पे ए पे माइनस कर दिया और एक ए पे प्लस कर दिया, तो हमेशा उस ए का ए माइनस जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर ए प्लस, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी आयोनिक रेडियस उतनी डिक्रीज़ करेगी, आयोनिक रेडियस उतनी डिक्रीज़ करेगी, और वाइस वर्सा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयोनिक रेडियस इंक्रीज़ करेगी, ठीक है जी। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। इफ ए मेटल कैन फॉर्म कैटायन ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देन फॉर ए गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर, एक दी हुई कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए इट्स आयोनिक रेडियस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो आयोनिक रेडियस डिक्रीज करेगी। ये एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला भी पढ़ देते हैं। द आयोनिक रेडियस ऑफ ए मेटल आयन इन ए गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर से डायरेक्टली रिलेशनशिप तो नहीं होता है,
और ऐसा पहला ऑप्शन भी अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑलवेज कांस्टेंट तो नहीं होती है, उसमें डिफरेंट आप मतलब ये कर सकते हैं कि भाई कोवेलेंट रेडियाई देख रहे हैं, आयनिक देख रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, वंडरवाल रेडियाई हैं, तो वो भी पहला भी रूल्ड आउट हो गया। ऑप्शन 3 अपने को एकदम एक्यूरेट लग रहा है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड 3 के अलावा वो अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से पूछ रहे हैं सेलेक्ट द आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो, इन चारों में से कौन कौन से करेक्ट है। तो 3 एकदम करेक्ट है, ये अपने को पता चल गया। तो 3 किस किस के साथ देखो, 3 और 3 दो जगह है अपने पास, ठीक है, 3 दो जगह है, तो ये तो अपने पास कटी गई ऑप्शन ए और ये बी कट गया, ठीक है। अब 3 के साथ 4 लेंगे कि 1 लेंगे, उस पर आते हैं, ठीक है। तो द आयनिक 4 अपने को कह रहा है द आयनिक रेडियस ऑफ ए मेटल आयन इन ए गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करने की बात करते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिएगा, जैसे आपने रेडियस रेशियो रूल पढ़ा होगा ना, एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, देखिएगा आप लोगों के साथ में सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा रेडियस, चौथा ऑप्शन आपको समझ आ जाएगा, रेडियस रेशियो रूल। जब आप देखते हैं कि केटाइन रेडियस रेशियो रूल में क्या करते हैं, रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन, तो जब हम लोग देखते हैं कि 0.414 से ऐसे करते, मतलब कुछ वैल्यूज़ लेते हैं ना, डायरेक्टली अभी मैं वैल्यूज़ पे नहीं जा रहा, और 0.999 तक जाते हैं, तो नीचे जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वगैरह बढ़ता है आपके पास, शुरुआत में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से शुरू होता है, ठीक है, 2 या 4 6 ऐसे करके 8। तो जैसे जैसे अपने पास रेडियस रेशियो बढ़ता है, मतलब केटाइन का साइज जैसे जैसे बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सॉलिड स्टेट की नॉलेज लगा के, कहाँ से नॉलेज लगाई इसने, सॉलिड स्टेट की नॉलेज, आप थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको, वहाँ से बात कर सकते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है बिल्कुल। तो ये भी अपने पास एक्यूरेट है, मतलब इसका 3 नंबर भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है, 3 4, तो 3 4 के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट चला जाएगा। 1 नंबर तो वैसे ही गलत हो गए, कॉन्स्टेंट तो नहीं होती है। फिर आपके पास पूछा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन दी 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ वेनेडियम। चलिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे सोल्व करके दिखा देता हूँ। आपको पता होता है जेड इफेक्टिव क्या होता है, अगर हम स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो होता है जेड माइनस सिग्मा। तो जेड तो हमें पता है स्कैंडियम टाइटेनियम मेरेडियम, तो स्कैंडियम आता है 21 पे, टाइटेनियम मेरेडियम और पे स्कैंडियम टाइटेनियम मेरेडियम, तो 21 22 और 23 नंबर पे आता है, तो 23 माइनस सिग्मा करना है अपने को, ठीक है जी, सिग्मा करना है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ वेनेडियम की, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और अपने पास उसके बाद में 3d और फिर 4s, तो 4s में 2 और d में कितने रहते हैं अपने पास, अगर हम लोग स्कैंडियम टाइटेनियम और वेनेडियम की बात करें तो 3 रहते हैं अपने पास, d में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक है, ये कैसे भरते हैं कैसे करते हैं ये अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, बट अभी ऐसे समझो कि ऐसे होता है, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा, बेसिक बात है। तो कह रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज ऑन दी 4s इलेक्ट्रॉन, मतलब इस 4s वाले 1 इलेक्ट्रॉन पे पूछा है, तो इसके अलावा जो यहाँ पे बच जाते हैं, अगर s आपने से रूल पढ़ा होगा स्लेटर्स रूल, जिसमें s या p ब्लॉक वाले हैं और उससे अंदर वाले हैं और उससे और पीछे वाले हैं, तो यहाँ पे इसमें इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बताना, तो इसके अलावा कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, तो इसमें 1 इंटू 0.35 से ये सील्ड करता है, सील्डिंग इफेक्ट जो सिग्मा है, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये 0.85 से, एक इलेक्ट्रॉन 0.85 से सील्डिंग करता है, तो यहाँ पे 6 और 3 9 और 10 11, तो 11 हो गए यहाँ पे, प्लस ये उससे पीछे वाले सारे 1 से करते हैं सील्ड, तो कितने हो गए 6 2 8 और 2 10, तो सील्डिंग पावर भी हमें देखो पीछे जितना हम न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं सील्डिंग पावर बढ़ रहा है ना, तो अब इसको ऐड ऑन कर दो आप, कितना हो जाता है ये, तो अगर मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, 10 हो गया अपने पास, प्लस 11 को अपने को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.85 से, तो एक छोटा सा मैं काम कर देता हूँ अभी के लिए, वैसे तो अपने को कर सकते हैं, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, बट कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ मैं, 9.35, तो ये आएगा 9.35 प्लस अपने पास कितना बचा 0.35, ठीक है, तो 10 और 9 19 और 0.35 9.35 प्लस 0.35 प्लस 10 हो गया अपने पास, तो टोटल हो गया 19.7, तो 19.7 आप घटा दो किस में से, 23 में से, तो 23 माइनस अगर करूँगा मैं 19.7, तो ये मेरे पास आएगा 3.3, तो एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 3.3, ठीक है जी। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द 5D सीरीज। अब देखिए ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में जो अपने को टेबल्स गिवन होती है ना, उनका थोड़ा सा अगर आपको आइडिया रहे ना तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। एनसीईआरटी की टेबल्स का अगर आपको आइडिया रहे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। कैसे बेहतरीन हो जाएगा, देखिए मैं आपको टेबल दिखाता भी हूँ, है ना। वैसे आंसर इसका है AU। तो 5D सीरीज़ में मैं आपको टेबल में लेके चलता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये डाटा मैंने टेबल आपको दिया है, ये आप अच्छे से देखिएगा। 5D सीरीज़ देखिएगा, ये अपने पास है ये आपको पता है ये होती है 3D सीरीज़, ये 3D सीरीज़, ये यहाँ से ये 4D सीरीज़ है अपने पास, ये वाली 4D सीरीज़ है और ये वाली है 5D सीरीज़। तो अब 5D में आप क्लियर कट देख सकते हैं किसका सबसे ज़्यादा है वैल्यूज़ है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतने ज़्यादा तो उलट फेर देखने को नहीं मिलते हैं जनरली। अगर जनरल ट्रेंड बात करूँ मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो वो लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ करता है और टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज़ करता है। साइज़ के अपोजिट होता है, नॉर्मल ट्रेंड तो यही है। तो जनरली ये ऐसा होता है, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतने उलट फेर नहीं होते। इसलिए इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखोगे तो पढ़ाया भी कम जाता है और इसको याद भी कम किया जाता है, लेकिन कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप 5D में देख पा रहे होगे तो क्लियर कट हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कॉपर के नीचे जो AU आ रहा है इसकी 2.4 इसकी सबसे ज़्यादा है। तो 5D सीरीज़ में 2.4 सबसे ज़्यादा है किसकी, AU की, गोल्ड की, ठीक है। चलिए तो थोड़ा थोड़ा मैं फैक्ट भी आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो फैक्ट देना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, वरना आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया। तो ये हो गया मेरे पास। अब 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। इवन JEE मेंस में तो बहुत बार पूछा गया है, पहले JEE एडवांस वगैरह भी इसको पूछ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपको सारी मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ तो याद होनी चाहिए। अगर आप जियो केमिस्ट का पेपर दें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी आपके एकदम रटी हुई होनी चाहिए, कहाँ पे किस तरीके से ट्रेंड हो रहा है। तो अगर हेलोजन फैमिली की बात करूँ मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बात करते हैं अपन, तो वैसे तो हमारे पास हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है। लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना कि क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन के। होती क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है और वैसे ही उसके पास 3 लोन पेयर हैं, अगर वो एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो ईजिली स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। हाँ, रेदर देन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फ्लोरीन की, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है किससे, क्लोरीन से। बस ये छोटा सा आपको याद रखना है। तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, फिर नॉर्मल ऑर्डर है ऊपर से नीचे जाने जो डिक्रीज होती है वैसे ही होगी, ठीक है। तो बेसिक याद रखना। इसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ भी दिया है, ये देखिएगा। अगर आप देखेंगे क्लोरीन की -349 सबसे ज़्यादा है, फिर फ्लोरीन की -328 और ब्रोमीन की उससे भी कम और आयोडीन की उससे भी कम। अब माइनस साइन का मतलब है रिलीज एनर्जी होती है। आपको विद साइन मतलब साइन का ऐसा नहीं कि माइनस में है तो छोटी वैल्यू होगी, वैसा नहीं बताना आपको। ये रिलीज एनर्जी बता रहा है। माइनस साइन यहाँ पे क्या डिपिक्ट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। तो इससे टेंशन नहीं लेनी है। चलिएगा, तो ऑप्शन डी हो गया इसका। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन अमोंग द फॉलोइंग एलिमेंट शोज द मैक्सिमम फेरोमैग्नेटिज्म। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम की तो छोड़ो, फेरोमैग्नेटिज्म ही जनरली किसके द्वारा दिखाया जाता है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, उसमें सम अमाउंट ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक, सम अमाउंट ऑफ फेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर भी हो, है ना, या डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक भी हो। तो वो सारी बातें हो सकती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, मतलब मेटल्स वगैरह ये पूछ लिए जाते हैं या एलिमेंट पूछ लिया जाता है कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें ये कैरेक्टर होगा, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो डाया पैरा के लिए तो जनरली आप अनपेड इलेक्ट्रॉन वगैरह से कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे देखेंगे, तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, शायद मैंने इधर ऐड करें आपके लिए एग्जाम्पल। हाँ जी, ये रहे। तो देखिएगा फेरोमैग्नेटिक में आप में ये याद रखेंगे FeCO और गैडोलिनियम। अपने पास जो लेंथेनोड का है गैडोलिनियम, और फिर यूरोपियम EuO, फिर फेरस ऑक्साइड भी है, ठीक है। तो FeCO, GD, EuO और FeO, ये 4-5 एग्जाम्पल याद रखेंगे, इन्हीं में एग्जाम में पूछ लिया जाता है जनरली। फिर एंटी फेरो में भी थोड़े से एग्जाम्पल याद रखेंगे। एंटी फेरो में क्या होता है मेरे पास, क्रोमियम, मैंगनीज और MnO, ये 3 याद रखेंगे। इनमें से आपको दिख जाएगा एग्जाम में कोई ना कोई, क्रोमियम, मैंगनीज और MnO, ठीक है। और फेरी मैग्नेट में फेरी भी होता है ना एक, तो फेरी में याद रखना आपको Fe3O4,
जिसको फेराइट बोलते हैं अपन, और ये फिर गार्नेट भी होता है एक, तो उसको भी याद रखना आपको, ठीक है जी। तो अपना इसमें आंसर हो जाएगा क्लियर कट गैडोलिनियम, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन डी गैडोलिनियम, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, द रेडॉक्स केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कह रहा है पहले Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन खा के Ag जीरो में जा रहा है, तो उसके लिए जाना भी फिजिबल है, ई नोट सेल पॉजिटिव है, अगर ई नोट सेल पॉजिटिव है मतलब डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव, तो ये फिजिबल रिएक्शन है। सेकंड कह रहा है मेरे को Ag प्लस टू एक इलेक्ट्रॉन खा के जब Ag प्लस वन में जाता है वो भी फिजिबल है, लेकिन वो मोर फिजिबल है। क्यों मोर फिजिबल है? क्योंकि उसके लिए ई नोट की वैल्यू और ज़्यादा पॉजिटिव है। ई नोट की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतना और रिएक्शन की फिजिबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ई नोट जितना ज़्यादा पॉजिटिव, डेल्टा जी नोट उतना ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी नोट होता है माइनस NF सेल, ठीक है जी। चलिए, तो कह रहा है अच्छा नोट करेक्ट पूछा है उसने, मैंने शायद करेक्ट वाला लगा दिया इसमें आंसर, एक बार मैं बात कर लेता हूँ अभी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट करेक्ट, ये जरूर ध्यान दिएगा, देखो उन्होंने बोल्ड भी करके दे रखा है कि नोट करेक्ट पूछ रहे हैं हम लोग, इस चीज़ पे ध्यान देना एक बारी। तो कह रहा है रिएक्शन 1 इज थर्मोडाइनमिकली मोर फिजिबल देन रिएक्शन 2। रिएक्शन 1 थर्मोडाइनमिकली मोर फिजिबल है, रिएक्शन 2 से बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि रिएक्शन 2 ज़्यादा फिजिबल है। कैसे ज़्यादा फिजिबल है? क्योंकि रिएक्शन 2 में ई नोट का वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, ई नोट ज़्यादा पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नोट क्या होगा? ज़्यादा नेगेटिव, और डेल्टा जी नोट ही तो क्या होता है? थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो डेल्टा जी नोट जितना ज़्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब थर्मोडाइनमिक्स को फेवर कर रही है, किसके लिए? उस रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है। तो मोर फिजिबल मतलब ये अपने पास रॉन्ग ऑप्शन हो गया, रिएक्शन 1 वाला जो ऑप्शन मतलब ये हमारे पास फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, हमें फॉल्स ढूंढने हैं, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है जी। फिर कह रहा है Ag प्लस जो है इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो Ag प्लस से खुद Ag जीरो में जा रहा है, तो उसका जाना फिजिबल ही तो है, क्योंकि ई नोट पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नोट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं 3 नंबर, रिएक्शन 2 इज थर्मोडाइनमिकली मोर फिजिबल देन 1, ये भी ट्रू है, क्योंकि 2 में ई नोट का वैल्यू ज़्यादा है ना, तो ये भी ट्रू हो गया। फिर कह रहा है Ag प्लस 1 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। भाई साहब खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो, तो ये फॉल्स हो गया। अब इसने हमसे क्या पूछा है? इसने हमसे पूछा गलत वाले कौन से हैं, तो गलत हो गया 1 और 4, तो मेरे को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैंने सोचा सही पूछा इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा? गलत पूछा है, तो अपने पास हो जाएगा ये 1 और 4, ठीक है जी। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14 नंबर क्वेश्चन। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इन सेरिक सल्फेट। तो देखिएगा सेरिक सल्फेट का जो फॉर्मूला अगर आप देखोगे CeSO4 का होल ट्वाइस ये रहता है अपने पास, तो यहाँ पे सीरियम जो रहता है हमें पता है एक सल्फेट पे -2 चार्ज रहता है, तो 2 सल्फेट पे कितना होगा? -4, उसका अपोजिट कितना आएगा सीरियम पे? +4, तो +4 में रहेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क और दे रहा हूँ, आपको बताएं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको आता है तो, जो कैन टेस्ट वगैरह भी आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो उसमें आप बताएंगे मेरे को उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस उसमें सीरियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे हाइड्रोलिसिस ऑफ NO2। तो देखिए जो ऑक्साइड्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? ऑक्सी एसिड मिलते हैं। अब इसमें कैसे ध्यान रखना आपको, तो अगर मान लो मेरे को कोई, या तो हो सकता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मतलब जनरली होता क्या है यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4, तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एलिमेंट होता है जनरली हाइड्रोलिसिस करने में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सो एसिड प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हमें पता है नाइट्रोजन के जो ऑक्सो एसिड है, जैसे HNO3 हो गया, HNO2 हो गया, HNO हो गया, ये सब है ना, तो HNO3 में हमें देखेंगे तो HNO3 में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 आती है, और HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 होती है, सॉरी +3 होती है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्चुअल में नाइट्रोजन का कोई प्रॉपर ऑक्सी एसिड है ही नहीं। तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे ऑक्साइड जिनका उस सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एसिड नहीं होता है, तो वो एक ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, जिससे उसका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है, और हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, मतलब HNO3 और HNO2 दोनों दिखेगा, और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बन गया है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, आगे की तरफ चलते हैं अपन, 15 क्वेश्चन हो गए अपने पास। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अपने को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग BOH बोरिक एसिड के लिए कौन सा करेक्ट है, वो पूछा है अपने से।
तो पहला कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड वगैरह तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे बोरिक एसिड है ये, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग ब्रोस्टेड बेस वगैरह नहीं होता है, ट्राइबेसिक नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है। इट इज़ अ वीक लुईस एसिड, ये ठीक बात है, ये वीक अपने पास लुईस एसिड है। क्यों है वीक लुईस एसिड? क्योंकि बोरोन में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ में बैक बॉन्डिंग कर रहा है। बोरोन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ में बैक बॉन्डिंग कर रहा है, और बैक बॉन्डिंग कर रहा है, और यहाँ से जब जैसे वाटर के साथ में मान लो इसकी रिएक्शन पड़ी होगी आपने, तो वाटर के साथ में रिएक्शन जब होती है तो बोरोन क्या करता है? वाटर का लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। तो लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं? लुईस एसिड। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है तो बैक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, इसलिए ये वीक लुईस एसिड है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। ब्रोंस्टेड एसिड वगैरह तो ये नहीं होता है, ये वाटर में जब मिलता है तो वाटर का H+ रिलीज़ करवाता है, एक H+ रिलीज़ करता है, खुद H+ नहीं डोनेट करता है। तो ये लुईस एसिड ठीक है, क्योंकि लोन पे रिसेप्टर है, ठीक है। और ब्रोंस्टेड एसिड वगैरह तो ये नहीं होगा, H+ वाटर का रिलीज़ करता है, खुद का नहीं देता है, ठीक है। तो ये बात है इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेड्यूसिंग नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। तो रेड्यूसिंग नेचर आपको पता है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो खुद डिक्रीज़ करना चाहेगा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, खुद डिक्रीज़ करना चाहेगा, मतलब खुद की डिक्रीज़ होगी तो खुद का रिडक्शन होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। तो H3PO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बेहतर होगा, तो H3PO4 रेड्यूसिंग एजेंट सबसे बुरा हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मली आंसर अपना सीधा बी चला जाएगा। हाँ, अब देखिए रूटाइल स्ट्रक्चर, ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ये फिजिकल वाले सेशन में ले लेंगे अपन। 19 भी सॉलिड स्टेट का आ गया, फिर ये उसी का है। तो ये सब शॉर्ट के डिफेक्ट्स ये उसके हैं, तो एक बार मैंने छोड़ दिए। आज सिर्फ इनऑर्गेनिक के ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है अपने को? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी के बारे में पूछा गया है। मैं सोच रहा था कि ये अपने पास पूछा गया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, तो एक बार के लिए ये आंसर हटा देता हूँ, मैंने ध्यान से देखा नहीं था उस टाइम। अभी बात कर लेते हैं इसमें। लिगेंड फील्ड थ्योरी के बारे में पूछा गया, तो इट कंसिडर विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन द मेटल आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं बॉन्डिंग के लिए। एंड प्रेडिक्ट द शेप एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। शेप और स्टेबिलिटी बताता है। हाउएवर इट फेल्स टू एक्सप्लेन, नहीं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वगैरह तो बता ही देता है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत लग रहा है मेरे को। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तो कुछ हद तक तो CFT भी बता देती है, तो LFT तो बता ही देती है फिर, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इट कंसिडर दैट द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, वो तो किसने बात करी थी? CFT ने करी थी, तो ऑप्शन बी भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। It provides some allowance for the possibility of some covalent interaction between the orbital on the metal and ligand in form of sigma overlapping of orbitals, pi overlap of orbitals, or d pi p pi bonding back bonding due to pi overlap of full d orbital on the metal and with empty p orbital on the ligand। अच्छा, बैक बॉन्डिंग वगैरह के बारे में कर सकता है, तो सी ऑप्शन में भी हो सकता है। फिर डी को एक बार और पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड्स द फुल अलाउंस ऑफ बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक कंट्रीब्यूशन एंड मच ऑफ द क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन रिक्वायर सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी अप्रोच। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये एकदम एक्यूरेट है। आपने अगर LFT वगैरह थोड़ा बहुत भी बेसिक पढ़ा होगा तो वो मतलब ग्रुप थ्योरी से रिलेट करके पढ़ा जाता है LFT, तो ये एकदम ज़्यादा अप्रोप्रिएट दिख रहा है। कोवेलेंट और आयनिक कंट्रीब्यूशन दोनों को ही देता है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन देता है अपने को, सिमेट्री जिसमें आपने पढ़ा होगा सिमेट्री अडप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसको साल्क इफेक्ट वगैरह कहते हैं अपन, गेट एग्जाम में ये टॉपिक जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये बेसिक थोड़ा सा था LFT का कि क्या करते हैं उसके अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन एटम इन बोरिक एसिड। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन जनरली पुटअप हो रहे हैं कि बोरिक एसिड में अगर हम लोग देखें तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो बोरोन का तो ठीक है 3 बॉन्ड बन रहे हैं, अगर वो लोन पे डोनेट भी होगा तो बोरोन के तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, तो उसका तो sp2 होगा। अब बात आती है ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है। अब तीनों ऑक्सीजन में जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे बैक बॉन्डिंग को प्रेफरेबल करूँ, जो कि प्रेफरेबल होगी, क्यों होगी? क्योंकि दोनों सेकंड पीरियड के एटम है, डोनर एटम भी सेकंड पीरियड का है और एक्सेप्टर एटम भी सेकंड पीरियड का है, तो इसलिए अच्छी बेहतरीन बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि साइज़ भी उनका मैचेबल है, तो इसलिए बैक बॉन्डिंग होगी। तो हमारे पास ऑक्सीजन का एक लोन पेयर डोनेट होगा बोरोन को, तो बाकी पीछे एक लोन पेयर बचा और 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा एक लोन पेयर, ऑक्सीजन का भी sp2 होना चाहिए। तो इसका मैंने रेफरेंस देखना चाहा, बट मतलब प्रॉपर ऐसे बुक वगैरह में तो मेरे को मिला नहीं, बट
कोयरा वगैरह पे सर्च करा तो कई जगह sp3 भी लिख रखा है लोगों ने, बट अकॉर्डिंग टू मी sp2 ही होना चाहिए, क्योंकि जो बैक बॉन्डिंग है वो भी इफेक्टिव है, मतलब अच्छी खासी है, क्योंकि सेकंड पीरियड की है दोनों, ठीक है। और अगर लोन पेयर हम लोग कहते हैं ना, लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है या बैक बॉन्डिंग में चला जाता है, तो उसको अपन हाइब्रिडाइजेशन में फिर काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्योर p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन का लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में रहेगा और बाकी sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट लग रहा है मेरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा। तो कार्बोनेट की स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे O माइनस, CO3 2 माइनस हो गया। अब सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं, जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये एक पाई बॉन्ड है, 3 जगह घूमेगा, 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में घूमेगा, तो सिंपली आंसर 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन 2021 में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं बाद में कभी पेपर डिस्कस करूँगा अभी आपका 2021 का, तो वहाँ पे बता दूंगा मैं। सेम टाइप का क्वेश्चन NO3 माइनस वहाँ पे पूछा गया, नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो उसमें भी सिमिलरली 3 हो जाएंगे, तो दोनों टाइप के ये क्वेश्चन पूछे, मतलब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो वो यहाँ पे पूछा गया है, तो देख लीजिएगा आप। फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो देखिए NiCN4 2 माइनस पहले पूछा है, तो हमें पता है निकल D8 है, D8 के साथ में अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो स्क्वायर प्लेनर ही होता है, स्क्वायर प्लेनर तो सारे के सारे पेयरिंग करा देगा, तो अपने पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन ए अपने पास ट्रू है, ठीक है जी, ऑप्शन ए मेरे पास ट्रू हो गया। NiCl4 2 माइनस टेट्राइल, बिल्कुल निकल +2 अपने पास D8 है, और D8 के अंदर अगर मेरे पास रहे वीक फील्ड लिगेंड तो टेट्राहेड्रल ही बनता है, तो ठीक है। और टेट्राहेड्रल बनेगा तो पेयरिंग नहीं होगी, अगर पेयरिंग नहीं होगी तो हम लोग क्या कहेंगे वहाँ पे, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो गया, मतलब सॉरी ट्रू हो गया। FeCN6 हमें पता है आयरन +2 में दिख रहा है यहाँ पे मुझे क्लियर कट, तो +2 में D6 होता है, और D6 में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, और D2sp3 और जिसको अपन बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो बन जाएगा। तो ये भी अपने पास कैसा है, ट्रू है, उसने फॉल्स पूछा है। अब NiCO4 है, NiCO4 को आप अच्छे से जानते हैं, ये कैसा होता है, कन्वर्टेड D10 सिस्टम है, कैसा है, कन्वर्टेड। अगर आप नहीं जानते तो बताइएगा मेरे को, लेक्चर बनाऊंगा मैं कभी कि कैसे पहचानते हैं कौन सा क्या है कन्वर्टेड D10 सिस्टम है, बट अभी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्या है कन्वर्टेड D10 सिस्टम। और कन्वर्टेड D10 सिस्टम में क्या आता है, D10 बोल दिया ना, तो डायमैग्नेटिक होते हैं वो, बट उसने लिख रखा है पैरामैग्नेटिक, तो ये ऑप्शन अपने पास रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है जी। ये 25 नंबर क्वेश्चन की बात थी। आगे चलते हैं। हाँ, बोरिक एसिड का वो स्ट्रक्चर भी दिया मैंने आपको कि बोरिक एसिड जो है वो अपने पास क्या एक सीट लाइक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इसका यूज़ क्या है। तो ड्यू टू दिस वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोरिक एसिड हैज़ स्लीपरी इन नेचर, इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ आई, आँखें वगैरह साफ़ करने के लिए, और इंटेलेक्ट में काम में लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है ना, कभी बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है आँखों की क्लीनिंग वगैरह में, ठीक है। 26 नंबर पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेप रिएक्शन। तो ये अपने को दे रखा है, निकल H2O का होल 6 है, उसमें इथाइलिन डाइएमीन, हमें पता है इथाइलिन डाइएमीन जो लिगेंड होता है वो बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है। इथाइलिन डाइएमीन कैसा है, एक बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है। तो एक इथाइलिन डाइएमीन क्या करेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल को हटा देगा। तो अगर आप तीनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो हमें पता है, हमने अच्छे से पढ़ रखा होगा ये, मतलब कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा कि इथाइलिन डाइएमीन जुड़ने से 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। मतलब प्रोडक्ट साइड में हमारे पास होता क्या है, मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब अगर प्रोडक्ट साइड में मॉलिक्यूल इंक्रीज हुए, इसका मतलब क्या हो गया, उसका एंट्रोपी बढ़ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, इसका मतलब रिएक्शन की डेल्टा एस जो रिएक्शन है, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एस, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बढ़ जाएगी। तो पहला ऑप्शन आपके सामने पड़ा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन प्रोडक्ट साइड विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सबस्ट्रेट साइड, इंडिकेटेड इंक्रीज इन एंट्रोपी। और किसकी वजह से हो रहा है, मोर चिलेशन की, चिलेशन इफेक्ट दिखा रहा है ना। इथाइलिन डाइएमीन क्या बना रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, जिसको अपन चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया। बाकी आप पढ़ेंगे सारे एंथैल्पी गड़बड़ दे रखे हैं सारे, तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आयु पे एक नेम पूछा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप बेसिकली जो प्रीवियस CBSE वगैरह एग्जाम में आए हुए हैं, जेई वगैरह, जेई मेंस, नीट वगैरह में है, तो उसके कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन जरूर लगा दें, क्योंकि देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछा गया, आयु पे एक नेमिंग वगैरह भी, तो यहाँ पे देखेंगे आप। अब देखो, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि प्लेटिनम वगैरह जो रहता है, प्लेटिनम पैलेडियम, ये अगर अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाते हैं, और +4 में रहते हैं तो 6 दिखाते हैं। तो इनका बेसिक +2 +4 या 0 वगैरह में तो और कम दिखाते हैं,
ठीक है। तो बेसिकली आप इतना याद रखेंगे कि प्लेटिनम जो है वो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाएगा, और प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये बेसिक जेई वगैरह में बताते हैं हम लोग, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखेंगे। अब यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रखा है, इसका मतलब इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का ही क्या होगी, +2 होगी। वो कैसे होगी, तो यहाँ पे इस पे +2 चार्ज लिख देता हूँ, इस पे -2 चार्ज लिख देता हूँ। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर आप इस प्लेटिनम की कैलकुलेट करोगे तो x - 4 = -2, मतलब ये भी +2 में आ जाएगा। और इसकी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पिरिडीन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो x + 4 × 0 = 2, तो ये भी +2 में आ जाएगा। तो पहले तो दोनों 2 वाले, तो 2 वाले C और D मेरे पास 2 ही बचे हुए हैं, बाकी तो ये तो हट जाएंगे, ऑप्शन 1 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन हट जाएंगे। अब 3 और 4 में देखते हैं C और D ऑप्शन में। तो पहले देखो कैटाइन का नाम लिखा जाता है, फिर एनाइन का लिखा जाता है। तो कैटाइन में क्या है, टेट्रापिरिडीन है, तो टेट्रापिरिडीन देखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये आपको 4 स्ट्रक्चर दे रखी हैं, इनमें आइसोमेरिज्म पूछा है आपको, है ना। तो देखो पहले में देखेंगे आप कोबाल्ट मेटल है, सेंटर में 4 अमोनिया लिगेंड है और 2 Cl है। अब देखेंगे यहाँ पे Cl कैसे हैं, एक दूसरे के आसपास है, मतलब ये सिस वाली फॉर्म है। ठीक है, ये कैसा है, सिस ज्योमेट्री है। इसमें देखेंगे एक Cl और दूसरा Cl दोनों अपोजिट है, तो ये ट्रांस है, तो ये आपस में क्या है, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बाकी सब कुछ सेम है, अगर आप देखेंगे सब में एक कोबाल्ट है और 4 अमोनिया है और 2 Cl है। अब दूसरे में देखें जिसमें रुथेनियम मेटल है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 लिगेंड है, Ma3B3 टाइप का। और जब भी Ma3B3 होता है तो अपने पास, जब वो तीनों सिस होते हैं या फिर कोई 2 ट्रांस होते हैं, तो अपने पास 2 ही बनते हैं, जिसको अपन फेसियल और मेरिडोनियल बोलते हैं। तो ये हमारे अपने पास फेक मर का पेयर हो गया। मेरिडोनियल में अपोजिट होते हैं और फेसियल में अपने पास सेम होते हैं, मतलब एक ही प्लेन टाइप बनता है इनका। देखेंगे तो अगर आप देखो ये इनका एक फेस बन रहा है ना, ये फेस बन रहा है इस टाइप से, और इन तीनों को अगर मैं मिला दूं ऐसे, इन तीनों को, ये दूसरा फेस बन रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये फेसियल है, इसको नाम लिख देता हूँ मैं, ये फैक फेसियल, शॉर्ट में फैक बोलते हैं। और ये यहाँ पे मेरिडोनियल है, जिसको शॉर्ट में मर बोलते हैं। अब इसके हिसाब से ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन मतलब मैंने मार्क कर रखा है, आप बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेना, सिंपल सा है। तो 1 और 2 एंड 6 ट्रांस आइसोमर हैं, और अपने पास 3 और 4 आर फेसियल एंड मेरिडोनियल है। ठीक है, फेसियल एंड मेरिडोनियल है, और ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह भी बता रखी है, वो सब ठीक है, वो सब सिंपल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपने पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ज्योमेट्रिक Ma2B2C2। अब देखो स्मॉल a2b2c2 दे रखा है, इसका मतलब ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब Ma2B2C2 में होगा क्या, या तो AA ट्रांस हो सकता है, या तो BB ट्रांस हो सकता है, या तो CC ट्रांस हो सकता है। तो 3 तो ये हो गए, A ट्रांस, B ट्रांस और C ट्रांस। ठीक है, फिर हो सकता है मेरे पास या तो सारे ट्रांस हो, ऑल ट्रांस, फिर एक हो सकता है मेरे पास ऑल सिस। तो A ट्रांस, B ट्रांस, C ट्रांस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। क्या होगा, या तो AA ट्रांस हो तो A ट्रांस हो सकता है, या BB ट्रांस हो तो B ट्रांस हो सकता है, CC ट्रांस हो तो C ट्रांस हो सकता है, और अपने पास ऑल ट्रांस हो सकता है, ऑल ट्रांस हो सकता है, या फिर ऑल सिस हो सकता है। तो ज्योमेट्रिकल तो अपने पास ये बनेंगे 5। ठीक है जी। अब इन 5 ज्योमेट्रिकल में हम लोग जब भी ऑप्टिकल की बात करी जाती है तो पहले ज्योमेट्रिकल बनाते हैं, फिर ऑप्टिकल देखते हैं। अब उनके अंदर ट्रांस वालों में तो आपको पता है हमेशा क्या आ जाती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, तो वो तो हमारे पास रहेंगे नहीं ऑप्टिकली एक्टिव। जो ऑल सिस वाला ये एक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव रह जाएगा। तो 5 ज्योमेट्रिकल एंड 1 ऑप्टिकली एक्टिव, ये 29 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। फिर चलते हैं 30, ये थोड़ा सा फिजिकल का आ गया, वो बाद में देख लेंगे। हाँ 31 देखो पूछा है, इन ट्राई एल्काइल अमीन। ट्राई एल्काइल अमीन क्या होता है अपने पास, NR3 टाइप का, जो NR1 R2 R3, ये R1 R2 R3, NH3 भी ले सकते हो आप। 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, एक आपको पता लोन पेयर है, आप सब जानते हैं। इसमें अमाइन इन्वर्जन होता है, अम्ब्रेला फ्लिपिंग है ना, फ्लिपिंग वगैरह होती है इसमें, है ना, उसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, वो सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखता हूँ मैं। तो वो कह रहा है कि ट्राई एल्काइल अमीन में द पी कैरेक्टर ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। अच्छा, पी कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा ये ट्राई एल्काइल अमीन में जब अम्ब्रेला फ्लिपिंग या जो अमाइन इन्वर्जन होता है, तो बीच में जो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो आपको पता प्लेनर होती है, और उसमें जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अपने पास प्योर पी ऑर्बिटल में चला जाता है। तो सम थोड़े से एक्सटेंट के लिए उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाता है। ठीक है जी। अब जितनी ज़्यादा बल्कीनेस बढ़ेगी, जो एल्काइल ग्रुप की जितनी ज़्यादा बल्कीनेस बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा, वो करेगा अपने पास जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उस एट दैट मोमेंट नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो
प्योर पी ऑर्बिटल में जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो बल्कीनेस से होगा क्या, तो बल्कीनेस से होता है कि एक्चुअल में जितना ज़्यादा बल्की होगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर की जो डोनेटिंग पावर है, बेस की तरह एक्ट करना का जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाता है एक तो, ठीक है। तो पुअर डोनेशन हो जाता है, और पी कैरेक्टर भी उसका जो है अपने पास वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे वो जो ट्रांजिशन स्टेट जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, तो उसमें पी कैरेक्टर अपने पास डिक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि sp2 में प्लेनर होता है, और प्लेनर में तीनों जो नाइट्रोजन के बल्कि ग्रुप अगर प्लेन में आएंगे तो 120 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो प्लेनरिटी आने से क्या होगा, उनके बीच स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन डी चला जाएगा कि डिक्रीज हो जाता है पी कैरेक्टर, और क्यों, क्योंकि बल्कियर ग्रुप जुड़ने से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अपने पास ही है। फिर अगर आगे हम लोग देखें तो फिजिकल के क्वेश्चन आ गए तो वो नेक्स्ट सेशन में लूँगा, फिर नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो जितनी पॉसिबल चीज़ें हो सकी है मैंने ऐड ऑन करी है, और ये वाली PDF भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा सजेशन भी करते रहें कि इन फ्यूचर आपको किस टाइप के लेक्चर चाहिए, या फिर मतलब कौन सा पेपर सॉल्यूशन या जो भी आप बताएंगे, तो मैं अगर मेरी वो रेंज में होगा, मैं उसमें कैपेबल होऊंगा तो डेफिनेटली करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये अपने पास था पहला लेक्चर था हमारी क्लास चैनल का, और इसमें हम लोगों ने डिस्कस करा है UPSC जियो केमिस्ट का 2025 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ अभी 2 महीने पहले, उसमें जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई है वो। चलिए थैंक यू एवरीवन, और जो भी आपके सजेशन ज़रूर देके जाएँ कमेंट बॉक्स में। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।